नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में। देखिए, हम सभी स्टूडेंट्स की फैमिली कुछ मध्यम वर्ग हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं जो अपने बच्चों को फॉरेन स्टडीज के लिए भेज देते हैं, लेकिन जनरली अगर हम इंडिया में बात करें तो मध्यम वर्ग के लोग हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जब भी बात आती है कि फॉरेन जा करके पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन करनी है, तो लोन के बारे में ही हम सोचते हैं। तो सरकार ने इसी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए और जो मध्यम वर्ग है उनकी सहायता करने के लिए ये आपकी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। अब इस योजना में क्या क्या चीजें हैं, इस योजना की पात्रता क्या है, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस योजना से बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सकता है और उनको हायर स्टडीज के लिए अच्छा खासा पैसा सरकार देने वाली है। 22 लाख छात्र इससे लाभान्वित होंगे और 860 संस्थाएं जहां पर आप एडमिशन लेते हो तो सरकार आपको 10 लाख तक का लोन देगी। ठीक है, चलिए, तो न्यूज क्या थी? न्यूज थी हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। ये गारंटी गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और 860 जो आपकी संस्थाएं हैं इंडिया में, जो आपकी रैंकिंग जारी होती है कि अंडर 100 में आ रही हैं, और स्टेट में जो आपके अंडर 200 में आ रही हैं वहां पर, और फॉरेन में जो आपकी रैंकिंग जारी होती है कि वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और विश्वविद्यालय आपके कौन कौन से हैं, तो वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। और 22 लाख छात्र हैं जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले चरण में उनको इनसे लाभ मिलने वाला है। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आपको इस पर जाना है, अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको www.pmvidyalakshmi.com पर जाना है। ये इसकी वेबसाइट है। पूरी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, आपको फॉर्म फिल करना है एंड देन आप इसके लिए जो भी इन्होंने मांगा है कि भाई इतनी आय होनी चाहिए, इतनी आय होनी चाहिए, एंड देन आप आगे इसे प्रोसेस कर पाओगे। चलो आगे आ जाते हैं, उसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने क्या किया है, इस योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार आपको 75% क्रेडिट गारंटी दे रही है। भाई, पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा यदि आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज का अनुदान भी दिया जाएगा। और जिन भी फैमिलीज की सालाना आय कितनी है, 8 लाख तक है, अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख लोन ले सकते हैं और उस पर 3% ब्याज अनुदान उनको मिलने वाला है। ठीक है, और ये पैसा अनुदान का कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। 3% ब्याज अनुदान कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आपके पास 10 लाख लोन है, ठीक है, तो भैया 3% ब्याज के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए अनुदान, आपको कितना मिलने वाला है, एंड देन वो आपका पैसा लेस हो जाएगा जो आपको बाद में पे करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने मैं मान के चलती हूँ कि 5,000 रुपए लिए आपने। ठीक है, अब 5,000 रुपए आपने ले लिए हैं, सरकार ने बोला भाई कि 5,000 में से क्या है, 1,000 हम तुमको अनुदान के तौर पर देंगे और ये 5,000 आपका क्या है? लोन है। ठीक है, तो अब क्या है, 1,000 सरकार ने दे दिया, आपको कितने पे करने हैं? अब 4,000 ही तो पे करने, तो आपके लिए तो अच्छी बात हुई ना कि 1,000 रुपए गवर्नमेंट ने हमें ऐसा अनुदान प्रदान कर दिया है। ठीक है, तो एक सिंपल वे में जस्ट मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है कि कैसे आपको इसमें फायदा मिल सकता है। ठीक है, 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। ठीक, आगे आते हैं। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आपके कवर किए जाने हैं। आगे बात करें, इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को बेसिकली यहां पर सहायता प्रदान करना है कि कई बार जो बच्चे रुक जाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे होंगे, ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शायद गांव रीजन के होंगे, दूर दराज बैठ करके मुझे देख रहे होंगे, दिल्ली आकर के पढ़ाई करना चाह रहे होंगे, लेकिन आपके पास वो अभी सुविधा नहीं है कि आप यहाँ आकर के पढ़ाई कर सको। तो गवर्नमेंट चाहती है जो इस तरीके बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है, और आप जहाँ दिल्ली आते भी हो तो आपकी फैमिली को बहुत कुछ करना पड़ता है, लाइक खेत बेचने। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं और उनके जो मदर फादर उनके पास सिर्फ खेत है और वो उनको बेच देते, तब जाकर के वो यहाँ पर पढ़ाई
कर पाते हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, आपको एक तो वैसे भी आप मध्यम वर्ग के हो, आप अगर अपनी संपत्ति बेचोगे और फिर पढ़ाई करवाओगे तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी, तो आप इस योजना का लाभ उठाइए। आपका छात्र मेधावी है, जहां पे भी आपको एडमिशन लेना है आप लोन लीजिए इसके थ्रू, कुछ पैसा हम देंगे और बाकी पैसा आपकी पढ़ाई हो जाती है, जॉब लग जाती है, एंड देन आपको क्या है, पे करते रहना पड़ेगा। ठीक, चलो, ये पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही आपका क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। क्या है योजना? तो देखिए, 10 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% की आपको छूट मिलने वाली है। कैसे मिलेगा फायदा? तो जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी और सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं, मतलब कि पहले से आप किसी भी इस तरीके की योजना में इन्वॉल्व नहीं है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और इसके लिए परिवार की सालाना आय जो है 8 लाख तक ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपका पात्रता मापदंड है जो यहाँ पर बताया गया है। बजट और लाभार्थी, तो 2024-25 से 30-31 तक इसके लिए 36,600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस योजना में खर्च करेगी। इसका बजट तय किया गया है और इससे 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने वाला है। तो 7 लाख नए छात्र जो पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, उनको इससे फायदा होगा, नो डाउट। चलो आगे आ जाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका विस्तार किया गया है तो ये नीति क्या हो जाती है ये जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मकसद भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है। ठीक है, इस नीति के तहत कई तरीके के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 10+2 10वीं 12वीं की जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है इसको बदल करके कुछ इस फॉर्मेट में कर दिया गया है, 5 फिर 3 और फिर उसके बाद 4, और इसमें अलग अलग तरीके से आपको स्किल प्रोवाइड कराया जाएगा, आपकी जो मातृभाषा है वो पढ़ाई जाएगी, अलग अलग तरीके से आपको जो सर्टिफिकेशन है वो दिलवाए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस अब पूरा होने वाला है। 5+3+3 एंड +4 प्रणाली पर ये वर्क करेगा। 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया जा रहा है, कि जो जहाँ के हैं, मान लीजिए कि आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और इन सारी भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी, पंजाबी, तो 5वीं क्लास तक आपको अपनी मातृभाषा में चीजें सिखानी है, बतानी है, करवानी है। और साथ ही साथ ऑफकोर्स नो डाउट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंग्लिश को भी यहाँ पर समर्ज किया जाएगा। लेकिन कोशिश ये करी जा रही है कि 5वीं क्लास तक के जितना भी सिलेबस है उसको उनकी जो मातृभाषा है उसमें प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक, देश भर के उच्च संस्थानों के लिए एक एकल नियामक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद यहां पर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, देश भर के जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं वो क्या हो जाएंगे, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फायदा इससे क्या होगा, फायदा इससे ये होगा कि इनके रेगुलेशन में इनकी क्या कमियां हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितनी % सीटें आरक्षण करी जाती हैं, कितने % बेच दी जाती हैं, इन सारी चीजों में पारदर्शिता आएगी और जिनको यहाँ पर एक्चुअल में लाभ मिलना चाहिए उनको मिल पाएगा। ठीक है, तो इसको सही तरीके से सभी उच्च संस्थानों का हम नियामक कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है कि भाई सकल घरेलू जो उत्पादन है उसका 6% का लक्ष्य हमें यहाँ पर देना है। साल 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत छात्रों को सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित और रचनात्मक प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल, अब देखिए जो चीजें लिखाई जाती थी कि ये, उस पर थोड़ा सा आपको शिफ्ट होकर के प्रैक्टिकली जाना है, चीजें उनको बतानी है। विकलांग बच्चों के लिए यहाँ पर स्पेशल चीज है कि क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास सहायता उपकरण और प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक स्कूली शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी है। यानी कि अभी तक जितने भी स्कूल अब आसपास देख रहे होंगे वहां पर आपको जो अगर कोई पैरालाइज बच्चा है तो उसके लिए सही सुविधा, उसके लिए स्टेयर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी, उसके लिए वॉशरूम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्या करना है, अब जितने भी बच्चे विकलांग हैं तो उनके साथ नॉर्मल बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना है, यानी कि स्कूल में दोनों तरीके के बच्चे पढ़ पाए। एक स्पेसिफिकली अलग स्कूल तो बनता ही है उनके लिए, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन भी करने की यहाँ पर बात कही जा रही है कि नॉर्मल हो, हर स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए हर तरीके की सुविधाएं, उपकरण, टॉयलेट, वॉशरूम, जो भी चीजें होती है वो उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस लक्ष्य के तहत कार्य किया जा रहा है। कैबिनेट ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस
बोनस का ऐलान किया जा रहा है। अच्छा, ये क्या होता है डीए जिसकी हम बात करते हैं? डीए सैलरी का एक हिस्सा होता है और ये कब दिया जाता है? जब देखते हैं कि हर 6 महीने में आपका ये डीए बढ़ता है। ये बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंटेज आपको डीए के तौर पर दिया जाता है। जब महंगाई का असर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो सरकार उसको कम करने के लिए जो कर्मचारी है उनको हर 6 महीने में जो है डीए सैलरी का कुछ परसेंटेज जो है वो प्रोवाइड करवा देती है एज अ डीए। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान करी है। तो ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में बनेगा खुरपिया, राजस्थान में पाली, बिहार में गया, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और आगरा। स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी सिर्फ नहीं, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी यानी कि रोजगार विकसित किया जाएगा इनमें। ठीक, प्रयागराज, आगरा, गया, पाली, खुपिया, इसके बाद तेलंगाना का जहीराबाद, केरल का पलक्कड़ है, आंध्र प्रदेश का ओरवाकल और कोपथ्री है, महाराष्ट्र का दिघी है, पंजाब का राजपुर है, हरियाणा में यहाँ से अभी तक की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कहाँ से क्या यहाँ से कौन सा जो आपका जो जिला है वहां पर होने वाला है जिसको हम क्या बनाएंगे? इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक, तो इसके तहत 10 राज्य आपके शामिल किए गए हैं इस तरीके से। आगे बात कर लेते हैं। कैबिनेट ने 8 नए रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी प्रदान करी है। तो ये कौन से नए रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले है गुनूपुर थेरुबली नई लाइन, ये आपकी 73.62 किलोमीटर्स की होगी, ओडिशा में बन रही है। ओडिशा में आपके देखिए 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इवन 5 प्रोजेक्ट्स हैं आपके ओडिशा में जो इस तरीके से चलेंगे। फिर जूनागढ़ से नवरंगपुर 116 किलोमीटर है, फिर बादाम पहाड़ से कद्दू झारगढ़ ये आपका 82 किलोमीटर है। इसके बाद फिर अगेन ओडिशा में है बारिंग पोसी से गोरू महिसानी, ये आपका 85.6 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनने वाला है और ये सभी ओडिशा में है। इसके बाद आ जाते हैं मलक्का नगरी पंडूरंगम, ये भद्राचल के माध्यम से चलेगी आपकी 1773.61 किलोमीटर। अगेन ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना को कंबाइन करते हुए जोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। फिर आपका बुरामारा और चाकुलिया, ये 59 किलोमीटर के आसपास है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी, यहां से क्रॉस होकर के जाएगी। जालाना और जलगांव 174 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा महाराष्ट्र में। और फिर विक्रमशिला और कटारे ये 26 किलोमीटर का है मात्र और बिहार में ये बनने वाला है। तो ये कुछ नए आपकी रेलवे लाइंस हैं जो बिछने वाली हैं और कैबिनेट ने इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यहाँ पर ठप्पे लगा दिए हैं। बाकी आपके इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।